नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, इनसे संबंधित हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर में जो महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाया था, अब इसमें हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर कौन कौन से साहित्य आते हैं, कौन से ग्रंथ आते हैं, उसको देखेंगे। देखते हैं आज का जो है टॉपिक। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रमुख इतिहासकार हैं और उनके जो लेखक हैं, अर्थात जो इतिहास हैं उनके जो लेखक हैं, उनको समझेंगे। इसमें इतिहासकार जो है, ये पहले इतिहासकार का नाम, जो प्रमुख इतिहासकार हैं उन्हीं को मैंने रखा है, जो परीक्षा में बहुत ही अधिक बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। पहला है पादरी एडस्विन ग्रिव्स। पादरी एडस्विन ग्रिव्स 1918 में इन्होंने लिखा है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा जीआईसी प्रवक्ता में कई बार पूछा गया है। ये पूछा गया है कि पादरी एडस्विन ग्रिव्स का कौन सी रचना है, अर्थात ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, ये किस भाषा में है, ये भी पूछा गया था, अंग्रेजी भाषा में है। दूसरा जो है, ये भी आपका अंग्रेजी भाषा में पादरी F.E.K. इनका समय है 1920 में इन्होंने लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। दोनों में बड़ा कंफ्यूज होता है। इसमें यहीं से पकड़िएगा, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी, जब हिस्ट्री कहेगा तब F.E.K. को लाइएगा, जब कहेगा कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर तब जा कर के आप जो है ग्रिव्स को मारिएगा। दोनों में बड़ा कंफ्यूज होता है। हिस्ट्री को याद रखिए, इधर स्केच, अर्थात एक ग्रिव्स साहब के ऊपर स्केच यानी चित्र बहुत बनता था, और हिस्ट्री को बहुत जानकार थे F.E.K. इसीलिए इन्होंने अपने इतिहास का नाम ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर रखा है। लिटरेचर। और उसके बाद तीसरे आते हैं विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन। इनको आप देखे होंगे, इनका मैंने बताया था कि एक इतिहास जो बहुत चर्चित है, पहला काल विभाजन का प्रयास इन्होंने किया था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोनों वीडियो मैंने उसको लिखाया भी है, कई बार बताया भी है। ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय भाषा सर्वेक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय भाषा सर्वेक्षण। इसका अंग्रेजी नाम है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। एक बार पीजीटी में पूछा गया था, ये जीडीसी में भी पूछा गया है। इन्होंने क्या किया, हिंदी को उर्दू, पाली, संस्कृत, अरबी, फारसी इनसे अलग किया था। इसीलिए पूरे भारत का जो भाषा संबंधी सर्वेक्षण इन्होंने किया था, उसी के आधार पर ये लिखा गया ग्रंथ है ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हिंदी नाम है भारतीय भाषा सर्वेक्षण। और उसके बाद अगले विद्वान है जॉन जेसुआ केटलर। ये 1696 में इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा नाम से व्याकरण की किताब लिखी थी, जो किस भाषा में है? ये डच भाषा में है। ये नेट में कई बार पूछा गया, ये नेट में कई बार पूछा गया। हिंदी, इससे पहले हिंदी भाषा का कोई व्याकरण ग्रंथ नहीं लिखा गया था। इन्होंने ही पहला ऐसा व्याकरण ग्रंथ लिखा। किस भाषा में? डच भाषा में। वो नाम क्या है? हिंदुस्तानी भाषा उसका नाम है। और यह जो है हिंदी भाषा का पहला व्याकरण ग्रंथ है। आगे देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये रामचंद्र शुक्ल के शिष्य थे। इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का अतीत। इसके 2 भाग हैं। पहला है 58, दूसरा है 60। डेट याद रखिएगा, क्योंकि दोनों भाग कभी कभी पूछता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत। और इसमें 2, क्योंकि रीतकाल के विशेषज्ञ, रीतकाल को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। पहला भाग 58 में है, दूसरा भाग 60 में है। उसके बाद आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इनकी रचना का नाम है हिंदी कोविद रत्नमाला। ये भी बहुत पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी ग्रंथ मैंने रखा है सब बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्रंथों की सूची लगभग 100 के आसपास है।
लेकिन मैंने जो इम्पॉर्टेंट रखा, जो परीक्षा उपयोगी हैं वो ही, क्योंकि ये जो है जितने भी लेखक हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, बड़े सार्थक हैं, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इन्होंने 2 भाग में लिखा था। पहला भाग 1909 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1914 में। इसमें इन्होंने 80 साहित्यकारों की जीवनियाँ लिखी है। बाबू श्याम सुंदर दास, हिंदी कोविद रत्नमाला, पहला भाग 1909, दूसरा भाग 1914। इसमें 80 साहित्यकारों की जीवनियों का उल्लेख है। उसके बाद देखते हैं राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी 1917 में लिखते हैं हिंदी कविता कौमुदी। ये बहुत ही चर्चित ग्रंथ है कविता कौमुदी। इसका 8 भाग है। ये कभी कभी पूछ लेता है कविता कौमुदी के कितने भाग हैं, यूजीसी में भी प्रश्न पूछा गया है। पहली बात तो इसको जान लीजिए, लिखित ग्रंथ नहीं है, संपादित ग्रंथ है। जैसे मैंने डॉक्टर नगेंद्र का ग्रंथ बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो लिखित ग्रंथ नहीं है, संपादित है। ये नेट में प्रश्न पूछा गया, कौन ऐसा ग्रंथ है जो लिखित नहीं है, संपादित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसके प्रथम भाग में जो है 1910 में भारतेंदु के पूर्व, जो भारतेंदु के पूर्व 89 कवियों का उल्लेख है। ये भी प्रश्न पूछा है कि 89 कवि, कितने कवियों का उल्लेख है? 89 कवियों का। द्वितीय भाग में क्या है? आधुनिक काल का वर्णन है, जिसमें 49 कवियों का वर्णन है। कितने कवियों का? 49 कवियों का। इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का, 1955 में हमेशा पूछा जाता है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इन्होंने हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नाम से रचना की। लेकिन इसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1952 में। क्योंकि इसी के साथ, इसी से मिलता जुलता नाम है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा। हिंदी भाषा का उद्भव विकास, ये उदय नारायण तिवारी की भाषा, ये भाषा संबंधी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जो 1952 में लिखा गया था। देखते हैं अगले विद्वान को, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। 1933 में हिंदी भाषा का इतिहास लिखा गया। ये जो है क्योंकि भाषा विज्ञान के प्रोफेसर थे, इसीलिए इन्होंने हिंदी भाषा संबंधी इतिहास ग्रंथ लिखा। हिंदी भाषा का इतिहास पूरा इन्होंने लिखा है। उसके बाद पंडित सूर्यकांत शास्त्री, इनका भी बहुत पूछा जाता है। 1934 में इनका हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ये कई बार पूछा गया, नेट में भी, पीजीटी में भी। देखिए हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास इन्होंने पूरा विवेचन के साथ 1934 में पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने लिखा था। बहुत ही ये भी अच्छा इतिहास ग्रंथ है। और उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह से इस समय ट्रेंड है कि इनसे बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि 2021 के टीजीटी में लगभग इनसे 20-30 सवाल पूछ लिए गए थे। और उसके बाद इनका पहला ग्रंथ है 1986 में आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका क्या ग्रंथ का नाम है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरे ग्रंथ का नाम है 1996 में जो लिखा गया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। ये भी बहुत अच्छे इतिहासकार हैं। इन्होंने कई चीज़ों को अलग ढंग से व्याख्यात करने की कोशिश की, चाहे जो भी काल निर्धारण हो, चाहे फिर समय सीमा की बात हो, और उसके बाद चाहे तो कवियों का वर्णन हो। आगे देखते हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। ये 1986 में इनका इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये जान लीजिए। ये कब लिखा गया? 1986 में। इसको ध्यान रखना है। प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इनको जो है 1996 में व्यास सम्मान मिला है। कब मिला है? व्यास सम्मान में 1996 में मिला है। पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें इनको व्यास सम्मान मिला। और उसके बाद ये इतिहास ग्रंथ कैसा है? भाषाई आलोचना संबंधी इतिहास ग्रंथ है, इसको भी ध्यान रखना है। और उसके बाद परशुराम चतुर्वेदी की रचना है उत्तरी भारत की संत परंपरा।
ये संत परंपरा पर लिखा गया ग्रंथ है। यह जो है परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की जो संत परंपरा है उसके जैसे कबीर आदि संतों के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है। फिर आगे देखते हैं। फिर डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, टीकम सिंह तोमर भी ये जो राजस्थानी लेखक हैं, ये राजस्थान के थे। राजस्थानी लेखक हैं। इन्होंने हिंदी वीर काव्य की रचना की है। ज़्यादातर वहाँ राजस्थान में जितने भी हिंदी वीर गाथात्मक रचनाएं हैं उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा इतिहास ग्रंथ लिखा है। उसके बाद आता है डॉक्टर मोतीलाल मुनारिया का, जिसमें राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य से संबंधित इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरा है, ये दो ग्रंथ हैं। पहला है राजस्थानी भाषा और साहित्य, दूसरा राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये पहला ग्रंथ है, ये दूसरा ग्रंथ है। अर्थात राजस्थानी भाषा और साहित्य इन्होंने लिखा है। राजस्थानी भाषा साहित्य के ऊपर भी पूरा इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा। और दूसरा है राजस्थानी पिंगल साहित्य। और डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ होती हैं इतिहास लेखन में। अब उसमें देखिए, जो डिंगल होता है, ये डिंगल वीर भाषा मतलब वीर काव्य लिखा जाता है इसमें, और जो पिंगल होता है इसमें जो है श्रृंगारिक रचनाएं लिखी जाती है। डिंगल और पिंगल दो शैलियाँ होती हैं। देखिए, जो डिंगल शैली में लिखा गया वो वीर गाथात्मक रचनाएं होती हैं, और जो पिंगल शैली में लिखा गया है वो जो है आपकी एक प्रकार से श्रृंगारिक रचनाएं होती हैं। इसको ध्यान रखना है आपको। फिर आता है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा ये भी अच्छे लेखक हैं। इनका देखिए, जितने भी इतिहास ग्रंथ मैं बता रहा हूँ, इन इतिहास ग्रंथों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में अवश्य इनकी किताबों के नाम पूछते हैं, लेखक का नाम पूछते हैं, समय कभी कभी पूछ लेता है। इनके जो है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा के इतिहास का नाम है साहित्य का दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी ये साहित्य के इतिहास का पूरा दर्शन प्रस्तुत करते हैं अपने इतिहास ग्रंथ में। फिर उसके बाद आता है सची रानी गुंटू का ये साहित्य दर्शन। दोनों को ध्यान रखना है, साहित्य दर्शन और साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है, और साहित्य दर्शन किसका है? ये जो है सची रानी गुंटू का है। ये भी महत्वपूर्ण लेखियाँ हैं। और उसके बाद सुमन राजे, देखिए ये इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जानते हैं, इन्होंने सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा पहला इतिहास ग्रंथ जो स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। अभी तक स्त्री विमर्श पर कोई ऐसा इतिहास नहीं लिखा गया था। उन्होंने स्त्रियों का वर्णन और लोगों ने किया, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो है इसमें स्पेशल स्त्री विमर्श के ऊपर ये लिखा गया इतिहास ग्रंथ है, जो है इनका क्या कि सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। आधा मतलब आधी स्त्री आधा पुरुष, इन्होंने सिर्फ स्त्रियों का ही वर्णन किया, अर्थात आधा इतिहास इसीलिए इन्होंने लिखा है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का, तो वार्ष्णेय का क्या है? इनका हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में इन्होंने गारसा दत्तासी के इतिहास का अनुवाद किया था। और उसके बाद इनके दूसरे इतिहास का नाम है, ये तो पहला है आपका, इनका दूसरा इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। अब हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनका है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। और किस इतिहास ग्रंथ का इन्होंने अनुवाद किया था? द इस्तवार द ला लित्र इत्यूर एंदोये हिंदुस्तानी, जो गारसा दत्तासी के इतिहास का नाम है, तो उसका जो है इन्होंने अनुवाद किया था। देखते हैं आगे। फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा, ये बहुत बड़े आलोचक हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं। इन्होंने क्या, ये जो है भारतीय साहित्य की भूमिका, ये भी आपके पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। इतिहास ग्रंथ को कंठस्थ करेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। ये भारतीय साहित्य की भूमिका किसने किया, लिखा था? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। उसके बाद नीरजा माधव, इनका भी बहुत अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि अभी जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था। ये जो है जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया था, नीरजा माधव का हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, जो
ओझल नारी अर्थात जो स्त्रियां एक प्रकार से उनको उठाया नहीं गया था, तो वो जो है एक प्रकार से उधर वो जो है इन स्त्रियों को उजागर करने का कार्य करते हैं, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। और उसके बाद फिर अगले लेखक हैं डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, 1978 में हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास लिखते हैं। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। उसके बाद आता है नाभा दास का नाम। नाभा दास फिर भक्तमाल की रचना करते हैं, 200 कवियों का वर्णन होता है। भक्तमाल में कितने 200 कवियों का वर्णन है। और उसके बाद कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण लिखते हैं 1920 में 20 में। ये हिंदी का पहला ऐसा व्याकरण ग्रंथ है। इसके पहले मैंने बताया 1696 में जो है डच भाषा में जॉन जेसुआ केटलर ने जो हिंदी व्याकरण लिखा था, उसके बाद ये जो है 1920 में हिंदी व्याकरण के नाम से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण की रचना की। इसके पहले हिंदी व्याकरण का व्यवस्थित रूप नहीं था। फिर आगे देखते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। अब इनका 1957 में हिंदी शब्दानुशासन, इनका क्या है, हिंदी शब्दानुशासन करके रचना है। हिंदी शब्दानुशासन इनकी रचना है, जो कि फिर बाद में हेमचंद्र की कौन सी रचना है, अपभ्रंश के कवि हैं, शब्दानुशासन है। इसीलिए दोनों को पास में रखा गया। क्यों रखा गया कि आपको नाम से मिलती जुलती रचनाएं आएंगी, तो आपको जो है ध्यान देंगे तो इसमें दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ताकि आपका सवाल गलत ना हो। किशोरीदास वाजपेयी की रचना का नाम है हिंदी शब्दानुशासन, और हेमचंद का क्या नाम, हेमचंद की रचना का नाम है शब्दानुशासन। इसको ध्यान देना। और फिर राहुल सांकृत्यायन 1948 में हिंदी काव्यधारा नाम से, इन्होंने हिंदी काव्यधारा नाम से ग्रंथ लिखा, जिसमें आदिकालीन सिद्धनाथ जैन आदि धर्मों का वर्णन है। और उसके बाद फिर दक्षिणी हिंदी काव्यधारा में भी दक्षिण भारत में हिंदी में आरंभ, हिंदी साहित्य पूरी तरह से दक्षिणी भारत में हिंदी के आरंभ विकास के संबंधित इसमें तथ्य दिखाई दिए गए। ये राहुल सांकृत्यायन की रचना ये भी है, ये भी राहुल सांकृत्यायन की रचना है। और उसके बाद फिर आता है डॉक्टर नीलाभ का। डॉक्टर नीलाभ अभी तो ऐसे सब इतिहास लिख रहे हैं थे कि लिखित रूप में, ये कब लिख रहे हैं कि मौखिक रूप में, अर्थात डॉक्टर नीलाभ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। फिर उसके बाद आता है डॉक्टर वासुदेव सिंह, हिंदी साहित्य का उद्भव काल। हिंदी साहित्य का उद्भव विकास नहीं, हिंदी साहित्य का उद्भव काल लिखते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखते हैं अगला तथ्य आपका। देखिए, ये था आपका इतिहास ग्रंथ। जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखाए गए इसमें बताया गया है, सभी इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद करना बहुत जरूरी है, यहीं से प्रश्न आते हैं। दूसरी बात ये भी है, जितना भी तथ्य मैं पढ़ा रहा हूँ ये जान लीजिए कि रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, और उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, और उसके बाद इधर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जैसे हिंदी साहित्य का उद्भव काल, उसके बाद हिंदी साहित्य का आदिकाल, इन सब तथ्यों को लेकर उन जगहों से मैंने तथ्य को लेकर इन सब चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। आदिकालीन साहित्य के विषय में अब देखिए, आदिकालीन साहित्य में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको 6-7 चीज़ें इसमें पढ़नी है। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत निम्नलिखित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। पहला है अपभ्रंश साहित्य। देखिए, इसका एक प्रकार से सिलेबस की तरह है कि भाई आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सा साहित्य पढ़ा जाता है। अपभ्रंश साहित्य पूरा आपका पढ़ा जाएगा। उसके बाद फिर सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य के अंदर जितने भी सिद्ध में कवि आते हैं, जो 84 सिद्ध हैं, उनका पूरा वर्णन किया जाता है। अपभ्रंश में जितने भी कवि आते हैं उनका पूरा वर्णन आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जैन साहित्य में कौन कौन से आते हैं उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर नाथ साहित्य में जो 9 नाथ हैं, कितने नाथों की संख्या कितनी है, 9 है, और सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। इनकी संख्या कुल 84 है, नाथों की संख्या कितनी है, 9 है। तो ये जो है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको एक एक भाग को हम अगले वीडियो में फिर देखते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा।
फिर उसके बाद रासो साहित्य, फिर रासो साहित्य को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लौकिक साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं, कौन सी रचनाएं आती हैं, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आदिकालीन गद्य साहित्य जो आता है, अंतिम में 7वां भाग। 7 चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। फिर आगे देखते हैं। देखिए, अपभ्रंश साहित्य की प्रारंभ मैंने कर दिया। अपभ्रंश साहित्य कहाँ से कैसे हुआ, इसका जो एक संक्षिप्त रूप देखिए। अब अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश, अप माने गिरा हुआ, अब भ्रंश माने टूटा। ये 2 शब्दों से बना हुआ है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। रूप इसका, जैसे जो साहित्य थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है या गिरा हुआ रूप है, उसी को हम अपभ्रंश साहित्य कहते हैं। इसका जो समय सीमा इसकी क्या है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के माना जाता है। और उसके बाद शुक्ल जी कब से मानते हैं, इस एक प्रश्न कई बार पूछा है, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ। शुक्ल जी ने अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मानते हैं, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में उल्लिखित तथ्य के आधार पर वो मानते हैं कि जो गुजरात में एक राजा थे, वल्लभी के धारसेन राजा थे, उन्हीं के शिलालेख में ये उल्लिखित था कि वहीं से भाई उसी समय अपभ्रंश साहित्य की शुरुआत होती है। अर्थात ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि एक कहाँ के राजा, गुजरात के थे, कौन, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जो उल्लेख है किसका, यानी अपभ्रंश का उल्लेख। अपभ्रंश का किस में उल्लेख है, वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जो उल्लिखित तथ्य मिलते हैं, वही उसी का वर्णन शुक्ल जी वहीं से एक साक्ष्य प्राप्त करते हैं और उसी के आधार पर अपभ्रंश साहित्य को खड़ा करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें प्रमुख कौन कौन से कवि हैं जो आपको पढ़ना है। पहले हैं स्वयंभू, इनका संक्षिप्त वर्णन ही मिलेगा, संक्षिप्त बहुत ज़्यादा इनमें विस्तृत नहीं, इसमें थोड़े थोड़े तथ्य मिलेंगे, उन्हीं को आपको पढ़ना है। पहला है स्वयंभू, दूसरा पुष्पदंत, तीसरा धनपाल, उसके बाद अब्दुल रहमान, फिर उसके बाद जोइंदू, राम सिंह, जिनदत्त सूर्य, धर्म सूर्य, हेमचंद, मीरतुंग, कनकामर मुनि, देवसेन विद्यापति, ये सब अपभ्रंश साहित्य में आते हैं। अब देखिए, इसमें से जो पहले कुछ कवि इतने इम्पोर्टेंट, उनको देख लेना है। पहले कवि तो अवश्य देखना है, जैसे स्वयंभू हैं, ये अपभ्रंश साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनको हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है। इसका कहाँ जन्म हुआ था, इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, इनके कौन से साहित्य मिलते हैं, कौन नहीं मिलते हैं, तो इन्हीं के विषय में जानेंगे। इनका समय 8वीं सदी है, क्योंकि नेट के सीरियल में पूछता है, जैसे पूछ लेगा कि स्वयंभू, अब पुष्पदंत, अपभ्रंश, अब्दुल रहमान, ऐसे करके सीरियल से पूछ लेगा कि भाई समय सीमा इनको जो है आरोही अवरोही क्रम में लगाइए, ऐसे प्रश्न आते हैं। बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसी तरीके से प्रश्न आते हैं। इनका समय है 8वीं शताब्दी स्वयंभू का। इनका जन्म कब हुआ था, एग्जैक्ट समय है 783 ईस्वी, और कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। इस बात को ध्यान देना। इनके विषय में 2-3 तथ्य ध्यान देना है कि पहली बात तो स्वयंभू का जो समय क्या है, 8वीं सदी अर्थात 783, और कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखिए रचनाएं इनकी 3-4 रचनाएं ही हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहला है पौमचर्यु, जिसको पदचरित भी कहा जाता है, ये प्रबंध काव्य है, इसमें राम कथा का वर्णन है। दूसरी रचना है हरिवंश पुराण, जिसको अरिष्टनेम चरित भी कहा जाता है, ये भी प्रबंध काव्य है, इसमें कृष्ण कथा का वर्णन है। और उसके बाद तीसरा है स्वयंभू छंद, इसमें ये छंद ऊपर आधारित ये ग्रंथ है। और उसके बाद इसका जो मुख्य छंद है पद्दड़िया छंद है। और उसके बाद फिर पंचमी चरित आता है, एक खंड काव्य है। फिर आगे देखते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं स्वयंभू से संबंधित, जो स्वयंभू कवि हैं उनकी जो विशेषताएं हैं उसके विषय में आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, मैं उसको बताता चलूँगा। पहला है स्वयंभू अपभ्रंश साहित्य के और जैन परंपरा के प्रवर्तक कवि हैं। पहला तथ्य ध्यान, यहाँ से प्रश्न आता है स्वयंभू अपभ्रंश साहित्य के
और जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन थे? अब हिंदी का पहला कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको इसीलिए माना है। और उसके बाद ये तो अपभ्रंश साहित्य के पहले कवि हैं, और यही नहीं, जैन परंपरा के भी पहले कवि हैं स्वयंभू। और उसके बाद स्वयंभू का जो दूसरा तथ्य है, अपभ्रंश साहित्य में राम कथा और कृष्ण कथा दोनों के प्रवर्तक हैं। किसके आधार पर? राम कथा पौम चरियु के आधार पर हरिवंश पुराण, यानी मैंने बताया कि पौम चरियु के आधार पर राम कथा का वर्णन ये करते हैं, अर्थात राम कथा को कहते हैं। और कृष्ण कथा दोनों के प्रवर्तक कौन हैं? ये स्वयंभू हैं। किसके आधार पर? पौम चरियु के आधार पर। कृष्ण कथा किसके आधार पर? हरिवंश पुराण के आधार पर। हरिवंश पुराण के आधार पर एक कृष्ण कथा का वर्णन करते हैं। दोनों के प्रवर्तक माने जाते हैं अपभ्रंश साहित्य में। स्वयंभू को पौम चरियु, स्वयंभू का जो पौम चरियु है, यह जो है अपूर्ण ग्रंथ है, ये पूरा नहीं हुआ था। इसके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। किसके पुत्र? इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। और उसके बाद स्वयंभू को पौम चरियु के आधार पर अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वयंभू को पौम चरियु के आधार पर अपभ्रंश का वाल्मीकि, जैसे करें लौकिक साहित्य की शुरुआत, लौकिक संस्कृत साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है? वाल्मीकि रामायण से होती है। अब वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि जो थे अब लौकिक संस्कृत के जो है जनक माने जाते। उसी तरीके से उन्हीं को आधार करें कि स्वयंभू जो ऐसे पहले कवि थे, जैसे उन्होंने लौकिक साहित्य यानी लौकिक संस्कृत की प्रारंभ किया, उसी तरीके से इन्होंने स्वयंभू को कहते हैं कि ये अपभ्रंश का इनको वाल्मीकि राहुल सांकृत्यायन ने इसी के आधार पर कहा है, क्योंकि अपभ्रंश का पहला ऐसा कवि है जिन्होंने राम कथा और कृष्ण कथा का प्रवर्तन किया है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, देखते हैं अगला तथ्य आपका स्वयंभू से संबंधित। देखिए, स्वयंभू का जो पौम चरियु है, यहाँ पौम चरियु पद्दड़िया छंद में रचा गया। इसको जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के उद्भव काल में कहा है कि भाई स्वयंभू का जो रचना की गई किस छंद में? पद्दड़िया छंद में। और उसके बाद फिर स्वयंभू के दोहे के साथ, अर्थात दोहे के साथ फिर चौपाई रखकर कड़वक बनाने की परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम जो है सिद्धों ने किया था। और उसके बाद उसको आगे चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने वाले कौन से व्यक्ति थे? जायसी और तुलसीदास। उसके बाद डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इनको जो है अपभ्रंश साहित्य का कालिदास कहा था। अपभ्रंश साहित्य का कालिदास, जैसे कालिदास संस्कृत साहित्य में बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे, उसी तरीके से डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इनको जो है अपभ्रंश साहित्य का कालिदास, जैसे राहुल सांकृत्यायन ने इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा था। ये दोनों प्रश्न बहुत अधिकतर पूछे जाते हैं। और दूसरी बात, यह जो है पौम चरियु कुल 5 कांडों में है। इसमें जो है आपका एक प्रकार से अरण कांड और किष्किंधा कांड उड़ा दिया गया है, तो बचते कितने हैं? 5 कांड। और फिर उसके बाद जो हरिवंश पुराण है उसमें कितने पूरे हैं? उसमें कुल 4 कांड हैं। कितने हैं? 4 कांड हैं। पहला है यादव कांड, दूसरा है कुरु कांड, तीसरा है युद्ध कांड, उसके बाद चौथा है उत्तर कांड। देखिए, इन सब तथ्यों को देखने के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद इनकी जो PDF प्राप्त करना अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलते हैं अगले